सीपीसी का थर्ड लेक्चर है। नाउ हम कुछ डेफिनेशन देख रहे थे जो सीपीसी में यूज हुई हैं। तो नाउ नेक्स्ट है रेस्टिट्यूशन। अब रेस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, तो देखो पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द एंगल ऑफ लॉ ऑफ प्रोसीजर, द प्रिंसिपल ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन इज दैट when a decree is reversed, the law imposes an obligation on the party who has received an unjust benefit अंडर द erroneous डिग्री टू मेक रेस्टिट्यूशन टू द अदर पार्टी फॉर व्हाट ही हैज़ लॉस्ट। यानी इसका मतलब अगर कुछ गलत डिग्री पास हो गई थी और गलत डिग्री पास होने से किसी पार्टी के पास कुछ बेनिफिट चला गया फ्रॉम अदर पार्टी, और बाद में कोर्ट ने अपनी डिग्री को रिवर्स कर दिया, तो जो फर्स्ट पार्टी के पास बेनिफिट गया था इरनेस डिग्री में, वो बेनिफिट उस पार्टी को, अपोजिट पार्टी को रिटर्न करना पड़ता है। और इस चीज़ के लिए रेस्टिट्यूशन एप्लीकेशन लगाई जाती है सेक्शन 144 में। नाउ कैविएट, कैविएट का मतलब होता है वैसे मतलब होता है बी अवेयर। अब इट इज़ अ क्वेश्चन इन राइटिंग गिवन बाय एन इंटरेस्टेड पार्टी टू द कोर्ट कॉलिंग अपॉन द कोर्ट नॉट टू गिव एनी रिलीफ टू अनदर पार्टी विदाउट नोटिस और इंटीमेशन टू द पार्टी फाइलिंग द कैविएट, सच ए पार्टी बीइंग रेफर्ड टू एज कैविएटर। ठीक है, तो कैविट इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी पार्टी ने कोर्ट में कैविट फाइल कर दिया तो वो कोर्ट को रिक्वेस्ट करता है, सर अगर दूसरी पार्टी कोई बीच में एप्लीकेशन लगाए तो तो मेरे को इंटीमेशन देकर, मेरे को इन्फॉर्म करे, देकर ही कुछ डिसीजन सुनाना। तो फिर अगर किसी ने कैपिट फाइल कर दिया है तो कोर्ट जब भी ऑर्डर देगा तो उस पार्टी को जिसने कैपिट फाइल किया उसको प्रॉपर इंटीमेशन दी जाएगी, उसके बाद ही डिसीजन दिया जाएगा। यानी इसका मतलब अगर आपने कैपिट फाइल कर दिया तो एक्स पार्टी डिसीजन नहीं हो सकता आपके अगेंस्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है इशू। इशू का मतलब होता है जो पॉइंट इन क्वेश्चन है। अब इशू बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। इशू एक बार फ्रेम हो गए तो उसी के बेस पे जो कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट का जो फाइनल फैसला है वो इशू के ऊपर ही आता है, और कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो इशू को फ्रेम करे, और दोनों पार्टी के प्लीडर्स की भी ये ड्यूटी बनती है वो कोर्ट को असिस्ट करे टू फ्रेम प्रॉपर इशू। क्योंकि जो एक बार इशू बन गए जो उसी के ऊपर फिर सारा डिस्कशन होता है और फैसला भी इशू के ऊपर होता है। तो इशू आर मेन एंड दे आर द मेन पॉइंट इन क्वेश्चंस। ठीक है, तो इशू आर द बैकबोन ऑफ एनी सूट। नाउ नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन, जजमेंट डेटर और जजमेंट क्रेडिटर। अब क्या होता है, एक बार किसी के फेवर में डिग्री पास हो गई तो उसको बोलेंगे जजमेंट क्रेडिटर, जिसके अगेंस्ट डिग्री पास हुई है उसको बोलेंगे जजमेंट डेटर। अब क्या होता है, एक बार किसी के अगेंस्ट डिग्री पास हो गई और वो आदमी डिग्री में जो कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं वो फुलफिल नहीं कर रहा, तो अपोजिट पार्टी यानी कि जजमेंट क्रेडिटर वो क्या करता है, कोर्ट को अप्लाई करता है कि सर आपने जो डिग्री पास किया है या ऑर्डर आपने पास करा उसको एग्जीक्यूट करवाओ, एनफोर्स करवाओ। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री है या एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर है वो सब ऑर्डर 21 में दिया हुआ है। तो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड आपका क्या है, ऑर्डर नंबर 21। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रीसेप्ट क्या होता है। प्रीसेप्ट का मतलब होता है, मान लो सपोज करो एक कोर्ट है, उसने एक कोर्ट है उसने कोई डिसीजन दे दिया, तो एक कोई कोर्ट है उसने कोई डिसीजन दे दिया। नाउ अब वो कोर्ट क्या करता है, दूसरे कोर्ट को एक ऑर्डर या डायरेक्शन इशू करता है, और दूसरे कोर्ट को बोलता है कि मैं जो आपको प्रिसेप्ट भेज रहा हूँ इसमें जो जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को आप अटैच कर लो। तो बेसिकली एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को डायरेक्शन दे रहा है कि जो जजमेंट डेटर है उसकी प्रॉपर्टी को आप अटैच कर लो, क्योंकि जो जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी है वो दूसरे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पड़ती है, इसलिए जो फर्स्ट कोर्ट है वो दूसरे कोर्ट को डायरेक्शन देता है कि भाई क्योंकि आपकी दूसरे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर की है, इसलिए दूसरे कोर्ट को ही डायरेक्शन दी जा रही है कि आप जजमेंट डेटर की फलाना फलाना प्रॉपर्टी अटैच कर लो। इस तरह की जो डायरेक्शन उसको बोलते हैं प्रिसेप्ट। ऐसा होता है कई बार, जैसे बॉम्बे में कोई केस चला और बॉम्बे वाले कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया। नाउ अब अगर बॉम्बे वाले कोर्ट को लगता है कि भाई जो
जजमेंट डेटर है वो अपनी प्रॉपर्टी सील कर सकता है एग्जीक्यूशन से बचने के लिए, और उसकी जो प्रॉपर्टी वो दिल्ली में है। तो बॉम्बे वाला कोर्ट क्या करेगा, बॉम्बे वाले कोर्ट दिल्ली वाले कोर्ट को डायरेक्शन देंगे कि भाई आप इस जजमेंट लेटर की प्रॉपर्टी दिल्ली में जो है आप अटैच कर लीजिए टू फैसिलिटेट द एग्जीक्यूशन प्रोसेस। तो ये प्रिसेप्ट होता है इस तरह। नाउ नाउ है गार्निशी या गार्निशी ऑर्डर। अब गार्निशी क्या होता है, जो जजमेंट डेटर है जिसके अगेंस्ट डिक्री पास की है, अगर उस जजमेंट डेटर ने किसी से पैसे लेने हैं तो उस बंदे को गार्निशी बोला जाता है। यानी अगर कोर्ट ने मेरे अगेंस्ट डिक्री दी है, तो मैंने अगर किसी बंदे से और थर्ड पर्सन से, मेरा कोई डेटर है, मैंने किसी और पर्सन से पैसे लेने हैं, तो वो आदमी क्या कहलाएगा, गार्निशी। अब क्या होता है, अब मान लो कोर्ट ने ए के खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया, डिक्री पास कर दी। अब ए ने क्या कर रहे हैं, बी से पैसे लेने हैं, तो कोर्ट बी को बोलता है कई बार कि भाई एक काम करो, आपने जो ए को पैसे देने हैं वो ए को ना देके आप सी को दे दो जिसके फेवर में डिक्री आई है। तो बी कौन है, बी एक थर्ड पर्सन है, केस चला था ए और सी के बीच में, कोर्ट ने ए के अगेंस्ट डिक्री पास कर दी है। अब कोर्ट बी को कह रहा है कि देखो आपने जो ए को पैसे देने हैं वो ए को ना देके सी को दे दो, क्योंकि सी को ने जजमेंट क्रेडिटर है और इसने ए से पैसे लेने हैं। तो ये जो बी है इसको बोलेंगे गार्निशी, और कोर्ट ने ऐसे जो ऑर्डर पास करे हैं उसको बोलते हैं गार्निशी ऑर्डर, ठीक है। और सी को बोले जाएंगे गार्निशर, ठीक है। नाउ पॉपर या इंडिजेंट पर्सन क्या होता है, पॉपर इंडिजेंट पर्सन होता है जिसके पास जिसने प्लेन जिसके पास कोर्ट फीस पे करने के लिए पैसा नहीं है, वो इंडिजेंट पर्सन है। या फिर अगर कोई कोर्ट फीस प्रिस्क्राइब ही नहीं है, तो जिसके पास 1,000 रुपये की वैल्यू की प्रॉपर्टी नहीं है, उससे कम की प्रॉपर्टी है, तो वो इंडिजेंट पर्सन है। और ये कैलकुलेट करते वक्त ये कैलकुलेशन करते वक्त कि उसके पास कोर्ट फीस पे करने के लिए है या नहीं, या उसके पास टोटल 1,000 रुपये से कम की प्रॉपर्टी है या 1,000 रुपये से ज़्यादा की है, ये सब कैलकुलेशन करते वक्त जो सूट का सब्जेक्ट मैटर है, जो प्रॉपर्टी सूट की सब्जेक्ट मैटर है, उस प्रॉपर्टी को इंक्लूड नहीं करना। प्लस में प्लस में और जिस असेट को, जिस प्रॉपर्टी को सीपीसी में एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम अटैचमेंट, जिस प्रॉपर्टी को सीपीसी में एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम अटैचमेंट, वो प्रॉपर्टी भी कैलकुलेशन में नहीं लेनी है। तो जब आप देखोगे एक पर्सन इंडिजेंट पर्सन है या नहीं, उसके पास कोर्ट फीस पे करने के लिए है नहीं, या उसके पास 1,000 रुपये से ज़्यादा के सेट है या नहीं, तो जो प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट है फ्रॉम अटैचमेंट अंडर सीपीसी उसको छोड़ देना है, और प्लस में जो सब्जेक्ट मैटर सूट है उसको छोड़ देना है। फिर देखना है कि उसके पास कोर्ट फीस पे करने के लिए प्रॉपर्टी है, या अगर कोई कोर्ट फीस पे स्क्रैप नहीं है, तो ये देखना है कि उसके पास टोटल 1,000 रुपये की सेट है या नहीं। अपील और अपीलेट जुरिडिक्शन। अपील का मतलब क्या होता है, अगर कोई लोअर कोर्ट का फैसला आया है और उससे कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं है, तो वो हाई कोर्ट में आ, उस ऑर्डर की अपील करती है। अपीलेट जुरिडिक्शन मतलब क्या है, तो कुछ कोर्ट ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ ओरिजिनल जुरिडिक्शन होती हैं और वो अपील नहीं सुन सकते, जैसे स्मॉल कोर्ट कोर्ट। और कुछ कोर्ट ऐसे होते हैं जिनके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी होती है और अपीलेट जुरिडिक्शन भी होती है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन में डायरेक्ट केस कोर्ट के पास जाते हैं, और अपीलेट जुरिडिक्शन में अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, उसने जो फैसला सुना है उसके अगेंस्ट अपील जाती है, और वो अपील सुनने की अगर पावर है कोर्ट के पास, तो उसको बोलेंगे उस कोर्ट के पास अपीलेट जुरिडिक्शन है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं आगे, रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन, ठीक है। तो रेफरेंस का मतलब क्या होता है, रेफरेंस का मतलब होता है कि अगर कोई केस चल रहा है और जस्ट आपको डाउट है किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, या किसी यूसेज पे, किसी यूसेज पे जिस यूसेज का को एज लॉ ट्रीट किया जाता है, ठीक है। कई बार ऐसे यूसेज होते हैं जिसका इफेक्ट लॉ की तरह ही होता है, तो उसको बोलते हैं यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। तो ऐसा कोई यूसेज है जिसको लॉ ने ही बोल रखा है कि इट विल बी हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। तो ऐसे यूसेज या फिर कोई भी लॉ है, अगर उस पर कोई डाउट है
जज साहब को, तो वो हाई कोर्ट को रेफर कर सकते हैं वो मैटर उनकी ओपिनियन के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो सबॉर्डिनेट कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन है जिसके जो उनको लगता है कि ये इनऑपरेटिव है या इनवैलिड है, लेकिन उसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट की या स्टेट रिस्पेक्टिव स्टेट हाई कोर्ट की कोई जजमेंट नहीं है, तो वो उनके सबॉर्डिनेट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि फिर वो रेफरेंस करें उस एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन को हाई कोर्ट को, और फिर हाई कोर्ट बताएगा कि वो इनवैलिड है या नहीं है। फिर रेफरेंस के बाद है रिव्यू। रिव्यू में क्या होता है? रिव्यू में ये होता है कि अगर मान लो डिक्री आने से पहले आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी या कुछ एविडेंस नहीं थी, और डिक्री पास होने के बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगी है, कुछ एविडेंस आपके पास आए हैं, तो आप उस जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है उस कोर्ट को जाके रिव्यू की एप्लीकेशन लगा सकते हो, रिक्वेस्ट करते हो, सर हमें पहले कुछ एविडेंस नहीं पता लगे थे पर बाद में हमारे पास कुछ एविडेंस हैं, तो प्लीज़ आप रिव्यू कर लीजिए। या फिर अगर कुछ एरर है डिक्री में जो साफ साफ दिख रहा है, तो भी आप रिव्यू के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो डिक्री में हो या फिर ऑर्डर दिया हो, जैसा आपने, दोनों में डिक्री और रिव्यू, डिक्री ऑर्डर दोनों में रिव्यू की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। ठीक है, उसके बाद रिवीजन क्या होता है? रिवीजन का मतलब होता है कि जब हाई कोर्ट को लगता है कि जो सबॉर्डिनेट है उन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन क्रॉस कर ली है, या उनके पास या उन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन इरेगुलरिटी के साथ एक्सरसाइज करी है, या उन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन को अच्छे से, मतलब अपनी जुरिस्डिक्शन को अच्छे से एक्सरसाइज नहीं किया है, तो फिर हाई कोर्ट क्या करता है? सबॉर्डिनेट के डिसीजन को बुलाता है, लेता है, और हाई कोर्ट उस पर अपना डिसीजन देता है, तो उसको बोलते हैं रिवीजन। तो रिवीजन के लिए भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हो प्रॉपर मैटर्स में। नेक्स्ट है इंटरप्लीटर सूट। इंटरप्लीटर सूट ये आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल के देता हूँ। इंटरप्लीटर सूट ऑर्डर 35 में दे रखा है। इंटरप्लीटर सूट का मतलब है कि भाई जहाँ पर प्लेंटिफ ने केस फाइल कर दिया और वहाँ पे एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, और अब केस जो चलेगा वो डिफेंडेंट के बीच में चलेगा, यानी जो डिस्प्यूट है वो डिफेंडेंट के बीच में ही है। प्लेंटिफ उसमें कुछ क्लेम नहीं कर रहा। प्लेंटिफ बोलता है कि मैंने जो केस फाइल किया है बस ये जानने के लिए किया है कि ये जो डिफेंडेंट है इनमें से रियल ओनर कौन है प्रॉपर्टी का, और मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, प्लेंटिफ बोलता है मेरे पास जो प्रॉपर्टी है मैं रियल ओनर को देना चाहता हूँ, बट मुझे रियल ओनर नहीं पता। तो वो क्या करता है? केस फाइल कर देता है कोर्ट में और बोलता है कि जो डिफेंडेंट है ये दोनों क्लेम कर रहे हैं कि ये दोनों रियल ओनर हैं, तो जज साहब आप डिसाइड करो कि इन दोनों में से रियल ओनर कौन है, और ये प्रॉपर्टी उनको दिलवा दीजिए। तो इस तरह का केस अगर प्लेंटिफ फाइल किया है जो डिफेंडेंट के अगेंस्ट लड़ा जाएगा, ऐसे केस को बोलते हैं इंटरप्रीटर सूट। ऑर्डर 35 बात करता है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है जो कोर्ट होता है वो कुछ पार्टी को कुछ करने के लिए, करने से रोकता है, या फिर पार्टी को कुछ करने के लिए बोलता है। तो एक तरह से प्रिवेंटिव रिलीफ देता है वो पार्टी को, और जिस पार्टी को प्रिवेंटिव रिलीफ दिया है थ्रू इंजेक्शन, तो उसके थ्रू वो अपोजिट पार्टी को कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए कोर्ट बोलता है। तो टेम्परेरी नेचर का भी होता है इंजेक्शन, और परमानेंट नेचर भी होता है। टेम्परेरी इंजेक्शन आप पढ़ोगे ऑर्डर 39 में सीपीसी में, और परमानेंट नेचर का जो इंजेक्शन है वो आप पढ़ोगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। ठीक है, अबेटमेंट ऑफ सूट। अबेटमेंट ऑफ सूट में क्या होता है? अबेटमेंट ऑफ सूट जहाँ पे अगर दो पार्टी हैं, प्लेंटिफ डिफेंडेंट, उनमें से किसी भी डेथ हो जाती है तो सूट खत्म हो जाता है, यानी राइट टू फाइट द केस डज नॉट सर्वाइव, यानी कोई भी एक पार्टी मर गई तो फिर फर्दर वो केस नहीं चल सकता। वो ऐसा है कि लो बोलता है कि फिर फर्दर वो केस नहीं चल सकता। ऐसा कोई केस है अगर जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव फर्दर नहीं कैरी ऑन कर सकते हैं, तो किसी भी पार्टी की ऐसा केस किसी भी पार्टी के मरने से खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं अबेटमेंट ऑफ सूट। ऑर्डर 22 में और अबेटमेंट ऑफ सूट के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, ऑर्डर 22 में। नेक्स्ट है एडजमेंट। एडजमेंट का मतलब होता है कि जो हियरिंग होती है उसको पोस्टपोन कर देना। अगर जस्ट आपने किसी हियरिंग को पोस्टपोन कर दिया तो वो होता है एडजमेंट। तो एडजमेंट बहुत सारी एडजमेंट हुआ करती थी, पार्टी बोल देती थी सर नेक्स्ट डेट दे दो, तो ऐसे करते करते केस डिले हो जाता था। तो 1999 में
सीपीसी में अमेंडमेंट हुई और 98 में बोला गया कि 3 से ज़्यादा एडजमेंट नहीं हो सकती हैं। लेकिन 2015 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट करते बोला कि अगर कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जो पार्टीज़ के कंट्रोल के बाहर हैं, तो ऐसे केस में एडजमेंट कितनी भी दी जा सकती हैं। तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो क्या कर सकते हैं, 2015 में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। नाउ नाउ अब बढ़ लेते हैं सेक्शन 3 में देखा सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट। अब देखो, हाई कोर्ट के नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आता है सिविल कोर्ट्स एंड स्मॉल कोर्ट कोर्ट। अब ये जो स्मॉल कोर्ट कोर्ट है और सिविल कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर भी हैं और ये हाई कोर्ट के अंडर भी हैं। ठीक है, अब आपको बताता हूँ, ये वेल सेटल्ड लॉ है। अगर जो आर्टिकल 141 है वो तो ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 141 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो तो ऑल जितने भी इंडिया में कोर्ट्स हैं सबके ऊपर बाइंडिंग होगा। ठीक है, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं या सिविल सिटी कोर्ट हैं, तो उनके हाई कोर्ट ने और जो जजमेंट दी है वो उनके ऊपर एप्लीकेबल होगी। ठीक है, ये वेल सेटल्ड हुआ है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आर्टिकल 141 के अकॉर्डिंग जितने भी कोर्ट्स हैं सबके ऊपर एप्लीकेबल है, और स्टेट के जो सिविल कोर्ट्स या स्मॉल कोर्ट हैं उनके ऊपर जो उनके रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के डिसीजन है वो एप्लीकेबल होते हैं। ये वेल सेटल्ड लॉ है। और बाकी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सबके ऊपर एप्लीकेबल है, ये 141 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ठीक है, नाउ लेकिन एक बात कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खुद बाइंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बाद में जाके अपने जो अर्लियर डिसीजन है उनको चेंज कर सकता है। काइंड ऑफ जुरिसडिक्शन। अब जुरिसडिक्शन में क्या होता है, जुरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, जुरिसडिक्शन का मतलब होता है जुरिसडिक्शन का मतलब होता है पावर ऑफ द कोर्ट और अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू एंटरटेन, हियर एंड डिस्पोज ऑफ द सूट और एनी अदर लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, अब जो जुरिसडिक्शन है वो कई तरह की होती हैं, तो देख लेते हैं कितने टाइप की जुरिसडिक्शन होती हैं। तो देखो, तो एक होती है सिविल और क्रिमिनल जुरिसडिक्शन। सिविल जुरिसडिक्शन मतलब सिविल मैटर को डील करने की जो पावर है कोर्ट के पास उसको बोलते हैं सिविल जुरिसडिक्शन। क्रिमिनल केसेस को ट्राई करने की जो पावर है तो वो उसको बोलेंगे क्रिमिनल जुरिसडिक्शन। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, यानी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर जो केसेस हुए हैं वो होती है कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन, कुछ वैल्यू होती है, उस वैल्यू तक का अगर केस है तो कोर्ट ले सकता है, और उस वैल्यू के ऊपर का कोर्ट केस है तो वो दूसरा कोर्ट ले सकता है जिसके पास पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन है। ठीक है, यानी पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन मॉनेटरी टर्म्स में लिमिट बताता है कि इतने तक का केस ये कोर्ट ले सकता है, इतने इससे ऊपर का वैल्यू का केस है तो दूसरा कोर्ट ले सकता है, ये सब। ठीक है, और नेक्स्ट है जुरिसडिक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। तो जुरिसडिक्शन रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर, अब सब्जेक्ट मैटर कुछ पर्टिकुलर टाइप के केस हैं, सूट होते हैं, वो पर्टिकुलर टाइप की कोर्ट ही ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे स्मॉल कोर्स कोर्ट है, तो स्मॉल कोर्स कोर्ट पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस नहीं ले सकते। स्मॉल कोर्स कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट का केस नहीं ले सकते। ठीक है, ऐसे ही जो रिट पिटिशन है वो सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही ले सकते हैं, रिट पिटिशन बाकी दूसरे कोर्ट नहीं एंटरटेन कर सकते। तो ऐसे होता है सब्जेक्ट मैटर से ये कुछ केस हैं कंपनी लॉ के अंदर, जैसे कुछ केसेस हैं जो आप एनसीएलटी में जाके फाइल कर सकते हो। ठीक है, कुछ हैं जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल पे चल सकते हैं। तो जुरिडिक्शन है सब्जेक्ट मैटर की कि पर्टिकुलर टाइप के केसेस पर्टिकुलर कोर्ट के पास ही अगर जो सुन सकते हैं, बाकी दूसरे कोर्ट उनको नहीं सुन सकते, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जुरिडिक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट उस पर आ जाते हो। फिर है ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन जहाँ पे कोर्ट सीधा कोर्ट के पास पहली बार फर्स्ट इंस्टेंस में केस जाएगा उसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अपीलेट जुरिडिक्शन का मतलब है जहाँ पे लोअर कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया और उसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो, और
जहाँ पे अपील फाइल कर रहे हो उस कोर्ट के पास उस अपील को एंटरटेन करने की पावर है, उसको बोलते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन। फिर एक्सक्लूसिव एंड कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन, तो कुछ कोर्ट होते हैं जिनके पास पर्टिकुलर टाइप के केसेस करने की एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन रहती है, यानी दूसरे कोर्ट उसको डील नहीं कर सकते। और कुछ होते हैं कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन, जहाँ पे एक कोर्ट से ज़्यादा दूसरे कोर्ट के पास भी वो मैटर जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन आपको बताता हूँ, जैसे कुछ केसेस हैं जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ही ले सकता है, कुछ केसेस हैं जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ही ले सकता है। ठीक है, ऐसे ये तो होगी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। कॉन्करेंट में जैसे कुछ केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास जाते हैं, जैसे रिट पिटिशन, वो होगी उनकी कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन। फिर जनरल और स्पेशल जुरिस्डिक्शन, तो जनरल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि जनरल टाइप के केसेस जब सिविल कोर्ट ले सकते हैं, तो जितने भी सिविल कोर्ट हैं वो जनरल टाइप के केसेस सारे ले सकते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के केसेस होते हैं, वो उसमें स्पेशल टाइप के कोर्ट ही उसको डील करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो रेंट से रिलेटेड मैटर है वो स्मॉल कोज कोर्ट के पास जाएगा, ये होगी स्मॉल कोज कोर्ट की स्पेशल जुरिस्डिक्शन। फिर लीगल एंड इक्विटेबल जुरिस्डिक्शन, तो पहले इंग्लैंड में क्या हुआ करता था, इंग्लैंड में होता था जो कॉमन लॉ कोर्ट्स होते थे वो उनके पास लीगल जुरिस्डिक्शन होती थी, और जो इक्विटेबल जुरिस्डिक्शन होती थी वो इक्विटी कोर्ट के पास होती थी। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, और इंडिया में हर एक कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो लॉ में मेंशन नहीं है, उसके ऊपर जो इंडियन कोर्ट्स हैं वो डिसीजन जो सुनाते हैं वो इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के ऊपर डिसीजन सुनाते हैं। इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। ऐसे डोमेस्टिक एंड फॉरेन जुरिस्डिक्शन, तो जो डोमेस्टिक जो इंडिया के कोर्ट हैं उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन, फॉरेन कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शन है वो फॉरेन जुरिस्डिक्शन। एक्सपाउंडिंग एंड एक्सपेंडिंग द जुरिस्डिक्शन, एक्सपाउंडिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सप्लेन करता है, क्लैरिफाई करता है, वो तो होगा एक्सपाउंडिंग जुरिस्डिक्शन। और हर कोर्ट के पास पावर रहेगी कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन को क्लैरिफाई करे, डिफाइन करे कि पर्टिकुलर मैटर उनकी जुरिस्डिक्शन बन रहा है नहीं बन रहा। और एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग जहाँ पे कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सपेंड करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग जुरिस्डिक्शन। तो ये कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि अगर उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं बन रही किसी केस में तो वो अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, सेक्शन 6 की बात करता है। तो सेक्शन 6 बताता है कि कोर्ट अपनी पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा का मैटर नहीं ले सकता, यानी कोर्ट के ऊपर जो पेक्यूनियरी लिमिट फिक्स की गई है कि उतने अमाउंट तक के वो मैटर सुन सकता है, तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो उतने अमाउंट तक के मैटर ही सुने, उसके ऊपर के अगर मैटर है सूट है तो वो उस केस को ना सुने। ठीक है, ये कोर्ट की पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है जो सेक्शन 6 में है। नाउ क्वेश्चन है पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये तो पता है कि पैसे से रिलेटेड कुछ जुरिस्डिक्शन होती है, तो आपको बताता हूँ। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि कोई कोर्ट के पास 15,000 रुपये तक की सूट को सुनने की पावर है, यानी 15,000 तक का सूट है तो वो सुन सकता है वो कोर्ट। तो अब वो जो 15,000 की कैलकुलेशन करेंगे वो कैसे 15,000 की कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो अब ये इस 15,000 रुपये की कैलकुलेशन जो होगी वो कैसे होगी। तो देखो, अब जब आप सब्जेक्ट मैटर यानी जो पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन निकालने के लिए देखेंगे कि कितने अमाउंट का सूट है, तब आप जो प्रॉपर्टी है सब्जेक्ट मैटर है सूट का, उस प्रॉपर्टी जो वैल्यूशन है खाली वही चीज़ कंसीडर नहीं की जाती, बल्कि जो आप रिलीफ क्लेम कर रहे हो वो भी कंसीडर की जाता है जब आप लिमिट निकालते हो कि कितने अमाउंट तक का सूट है। और प्लस में सूट वैल्यूशन एक्चुअल में होता है एज पर सूट वैल्यूशन एक्ट 1887। तो सूट वैल्यूशन एक्ट जो है 1887 वो बताता है कि आपको किसी पर्टिकुलर सूट का कैसे वैल्यूशन करना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देके बताता हूँ मैं आपको, ये देखो और जो फिर तो सेक्शन 6 के साथ आपको यानी सूट वैल्यूशन एक्ट 1887 रीड करना पड़ेगा। तो देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई सूट है पार्टीशन का। ठीक है,
तो अब उसका वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे? तो उसका वैल्यूएशन निकालने के लिए जो जितनी की प्रॉपर्टी है, वो सारी की प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है, वो चीज़ कंसीडर नहीं होएगा। मतलब अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आप उसमें पार्टीशन क्लेम कर रहे हो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में, तो वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पूरा वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। अ तो उसमें क्या वैल्यूएशन किया जाएगा, जितना आप अपना क्लेम माँग रहे हो, यानी पार्टीशन में आप कह रहे हो कि भई मैं 4th नंबर का भाई हूँ, हम 4 भाई हैं, तो मेरे को 1/4 हिस्सा मिलना चाहिए। तो आप 25 लाख रुपए का क्लेम माँग रहे हो, 25 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी अपने हिस्से माँग रहे हो। तो उस केस में जो आप 25 लाख माँग रहे हो पार्टीशन करवा के, तो 25 लाख सूट वैल्यूएशन माना जाएगा, ना कि पूरा जो एंटायर प्रॉपर्टी का वैल्यू है 1 करोड़, वो सूट वैल्यूएशन में काउंट नहीं होएगी। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? तो कहीं पे कुछ केसेस में पूरा जो सूट का प्रॉपर्टी का वैल्यू है, वो कंसीडर की जाती है। कहीं पे जो आप रिलीफ क्लेम कर रहे हो, उसका जो वैल्यू है, वो कंसीडर किया जाता है, ठीक है? तो सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887 आपको पढ़ना पड़ेगा सूट को वैल्यू करने के लिए, तभी आपको आप देख पाओगे कि जो सेक्शन 6 में जो कोर्ट की पेक्यूनियरी लिमिट है, उस लिमिट में आपका सूट फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है? अ, एक बात और सुन लीजिए, पार्टी एग्रीमेंट करके ना तो किसी कोर्ट के ऊपर जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं किसी कोर्ट को, और ना एग्रीमेंट करके किसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन छीन सकते हैं। तो पार्टी ना तो एग्रीमेंट करके बाय वे ऑफ एग्रीमेंट किसी कोर्ट के ऊपर जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं, और ना किसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को ले सकते हैं थ्रू एग्रीमेंट। हाँ, लेकिन अगर कहीं पे एक से ज़्यादा कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है, तब पार्टी एग्रीमेंट करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो केस है पर्टिकुलर फलाना कोर्ट में चलेगा, ठीक है? तो अगर मान लो एक केस है जो मुंबई में फाइल हो सकता है और दिल्ली में भी, और आपने देनी दोनों कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, और आपने एग्रीमेंट कर लिया कि हमारा केस दिल्ली वाले कोर्ट में ही चलेगा अगर डिस्प्यूट होता है, तो ऐसा एग्रीमेंट वैलिड माना गया है। ऐसा एग्रीमेंट सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग इनवैलिड नहीं है। सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो एग्रीमेंट है इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, जो लीगल प्रोसीडिंग को रोकता है, उसमें रुकावट बनता है, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होता है। बट सेक्शन 27 में ये वाला एग्रीमेंट, जहाँ पे आप अपने डिस्प्यूट पर्टिकुलर एक कोर्ट के पास रेफर करने के लिए एग्री हो रहे हो, जहाँ पे एक से ज़्यादा कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है, उस केस में तो ऐसा एग्रीमेंट वैलिड है। सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो इनवैलिड नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है? तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नाउ सेक्शन 5 कहता है कि क्या सीपीसी रिवेन्यू कोर्ट्स पे एप्लीकेबल है। तो देखो, कई सारे जगह एरिया में रिवेन्यू कोर्ट्स हैं। रिवेन्यू कोर्ट्स का मतलब जहाँ पे जिनके पास जो एग्रीकल्चर लैंड है, उस रिलेटेड जो उसका रेंट बनता है, उस या उसका रेवेन्यू बनता है उस लैंड का, उस लैंड से, या उस लैंड से कुछ प्रॉफिट बनता है, उस रेंट रेवेन्यू और प्रॉफिट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर लैंड, उससे रिलेटेड जो केस सुनता है कोर्ट, उसको बोलते हैं रेवेन्यू कोर्ट। और तो रेवेन्यू कोर्ट का के ऊपर कुछ स्पेशल लॉ, वहीं की स्टेट के स्पेशल लॉ, उस एरिया के स्पेशल लॉ एप्लीकेबल होते हैं। तो जो रेवेन्यू कोर्ट के जो स्टेट लॉज हैं और रेवेन्यू कोर्ट पे जो एप्लीकेबल होते हैं, अगर वो साइलेंट हैं, तो क्या सीपीसी एप्लीकेबल होगा रेवेन्यू कोर्ट्स पे कि नहीं होगा, क्वेश्चन ये है। तो देखो, सेक्शन 5 ये बताता है कि जहाँ पे पर्टिकुलर सीपीसी प्रोविजन को एक्सप्रेसली रेवेन्यू कोर्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं किया गया है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उन प्रोविजन को या तो स्टेट गवर्नमेंट मना कर सकती है कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन रेवेन्यू कोर्ट पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, या फिर अगर एप्लीकेबल होंगे तो मॉडिफिकेशन के साथ होंगे, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट बोल सकती है, ठीक है? तो अगर रेवेन्यू कोर्ट पे जो स्पेशल लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं, अगर वो साइलेंट है, तो सीपीसी एप्लीकेबल हुआ या नहीं, क्वेश्चन ही है। तो सीपीसी के वो प्रोविजन जो एक्सप्रेसली रेवेन्यू कोड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो किए गए हैं, उन प्रोविजन को स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करवा सकती है रेवेन्यू कोड पे, या फिर और मॉडिफिकेशन के साथ भी अप्लाई करवा सकती है, और मना भी कर सकती है कि ये अप्लाई नहीं होंगे रेवेन्यू कोड पे, ठीक है? बाकी अगर इसके अलावा सेक्शन 4 हमने जो पढ़ा था, तो सेक्शन 4 ने ये कहा था कि
रेवेन्यू कोड की बात तो सेक्शन 5 ने क्लियर कर दी, बाकी सेक्शन 4 ने कहा था कि अगर बाकी कोई स्पेशल लॉ है, कोई लोकल लॉ है और वहाँ पे कोई सिविल केसेस का प्रोसीजर दे रखा है उस स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में, तो वो स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में जो सिविल कोर्ट का प्रोसीजर दे रखा है वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर वहाँ पे वो लोकल लॉ स्पेशल लॉ साइलेंट है तब सीपीसी के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, यानी स्टेट गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती उस केस में। बट रेवेन्यू कोड के लिए सेक्शन 5 ने बोल दिया है कि कहीं पे अगर रेवेन्यू कोड के ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं वो साइलेंट है, तो सीपीसी के वो प्रोविजन जो स्पेशली रेवेन्यू कोड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं करे हैं सीपीसी ने एक्सप्रेसली, वो प्रोविजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके उन प्रोविजन को मॉडिफाई करके एप्लीकेबल करा सकती है या फिर एप्लीकेबल कराने से मना भी करा सकती है। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट है आपका सेक्शन 7 और 8। तो सेक्शन 7 प्लस में ऑर्डर 50 पढ़ेंगे और सेक्शन 8 ऑर्डर 51 के साथ पढ़ेंगे। तो सेक्शन 7 के साथ में हमेशा ऑर्डर 50 पढ़ोगे आप, ऑर्डर 8 के सेक्शन 8 के साथ ऑर्डर 51 पढ़ोगे आप। सेक्शन 7 कर लो। तो सेक्शन 7 बात करता है प्रोविंशियल स्मॉल कोस्ट कोर्ट की। तो प्रोविंशियल स्मॉल कोस्ट कोर्ट कौन से सेक्शन में देखा है? सेक्शन 7 एंड ऑर्डर 50। अब इसमें क्या रखा है? इसमें ये बता रखा है जो कोर्ट प्रोविंशियल स्मॉल कोज कोर्ट एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश हुए हैं या फिर स्मॉल कोज कोर्ट एक्ट 1905 के ऊपर में बने हैं। तो जो कोर्ट प्रोविंशियल स्मॉल कोजेज कोर्ट एक्ट 1887 के अंदर बने हैं या फिर बीरर स्मॉल कोज कोर्ट एक्ट 1905 के अंदर एस्टेब्लिश हुए हैं, वहाँ पे सीपीसी के कुछ प्रोविजंस उन कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये सेक्शन 7 और ऑर्डर 50 को पढ़ के पता लगता है कि कौन कौन से प्रोविजन सीपीसी के प्रोविंशियल स्मॉल कोर्ट कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं अब सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 बात करता है प्रेसिडेंशियल स्मॉल कोर्ट कोर्ट ऑफ कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। ठीक है, तो सेक्शन 8 ऑर्डर 51 बात करता है प्रेसिडेंशियल स्मॉल कोर्ट कोर्ट ऑफ मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो ये बात करते हैं कि और ऑर्डर 51। तो ये ऑर्डर 51 और सेक्शन 8 बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल स्मॉल कोर्ट ऑफ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई हैं उनके ऊपर सीपीसी के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे एक्सेप्ट सम प्रोविजन। और वो प्रोविजन आपको सेक्शन 8 और ऑर्डर 51 में मिल जाएंगे जो प्रोविजन प्रेसिडेंशियल स्मॉल कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं। बाकी सीपीसी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। प्लस में तो फिर उन प्रेसिडेंशियल स्मॉल कोर्ट के ऊपर प्रेसिडेंशियल स्मॉल कोर्ट एक्ट 1882 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, कौन से प्रेसिडेंशियल स्मॉल कोर्ट? जो मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई में है। ठीक है, तो 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 बस आपको ये बताना है कि यही बता रहा हूँ कि जो सेक्शन 8 है और ऑर्डर 51 है, इसमें प्रेसिडेंशियल स्मॉल कोर्ट ऑफ मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई के बारे में बताया गया है। और सेक्शन 8 और ऑर्डर 51 बताते हैं कि सीपीसी इन जनरल प्रेसिडेंशियल स्मॉल कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रेसिडेंशियल स्मॉल कोर्ट के ऊपर प्रेसिडेंशियल स्मॉल कोर्ट एक्ट 1882 एप्लीकेबल होगा। लेकिन कुछ प्रोविजन सीपीसी के एप्लीकेबल होते हैं प्रेसिडेंशियल स्मॉल कोर्ट पे, वो प्रोविजन सेक्शन 8 और ऑर्डर 51 के अंदर ही मेंशन है। उसके अलावा बाकी के प्रोविजन सीपीसी के प्रेसिडेंशियल स्मॉल कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। लेकिन हाई कोर्ट चाहें तो आज जो दूसरे प्रोविजन है सीपीसी के वो भी प्रेसिडेंशियल स्मॉल कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल करा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो प्रोविजन प्रेसिडेंशियल स्मॉल कोर्ट एक्ट के साथ में कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होने चाहिए। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।